important poets. Hello students, as you are watching here, as discussed, we are going to start with the one most important poets of the 20th century after T.S. Eliot is no other than but W.B. Yeats. बहुत बड़ा पोएट है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपने एग्जाम के लिए, आपके अपने नॉलेज के लिए और आपके अपने इंटरव्यूज के लिए. आगे चल करके यू कैन इवन गो फॉर सम रिसर्च टॉपिक इन द फील्ड ऑफ इन विद टी.एस. एलियट एज वेल एज W.B. Yeats. और ये दो पोएट्स इतने बड़े पोएट्स हैं, इतने ग्रेट पोएट्स हैं कि इनके बारे में जितना ज्यादा आप जान ले उतना ज्यादा आपको सिक्योरिटी फील होगी व्हेन यू विल एंटर इनटू द इंटरव्यू बोर्ड. कहीं पे भी आप जाएंगे, जैसे ब्रिटिश लिटरेचर में यू शुड बी अवेयर ऑफ स्पेंसर, बेकन, चॉसर, शेक्सपियर, मार्लो एंड अदर्स. इसी तरह से 20th सेंचुरी में यू हैव टू बी हैव अ परफेक्शन विद टी.एस. एलियट एंड W.B. Yeats. आई एम श्योर यू वुड हैव डन अ गुड होमवर्क विद योर टी.एस. एलियट और पहले और अब में बहुत फर्क आ गया होगा एज फार एज योर नॉलेज इन द फील्ड ऑफ टी.एस. एलियट एंड वेस्टलैंड इज कंसर्न. यहाँ पे स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून. हम आपसे फिर एक बार कहना चाहेंगे जो मैंने आपसे कल कहा था. ऑल ओवर इंडिया से बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, करा रहे हैं. होली हमारी शुरू हो रही है, लेकिन आप लोगों ने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अभी तक हमें व्हाट्सएप में ये कंफर्मेशन नहीं दिया है कि सर हमें पेपर 1 करना है. कुछ बच्चों ने मैसेज बॉक्स पे दिया था, बट यू हैव टू जस्ट गिव मी अ येस और नो ऑन माई मैसेज, दैट इज ऑन माई व्हाट्सएप मैसेज. क्योंकि इसकी एक लिस्ट तैयार हो रही है और हमें वो लिस्ट प्रॉपर सिस्टम को दिल्ली भेजना है. जैसे आपका रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ था, वहां पे एक नया सेक्शन खुलेगा, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा. आप उसी तरीके से इसका फी पेमेंट करेंगे, विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट इन कंपैरिजन टू द प्रोफेसर विच इज गोइंग टू टीच यू. ही इज अ ग्रेट एक्सपर्ट, ही इज अ ग्रेट नेम एंड मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इवन 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क से हम लोग नेट नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं. हम आपको अपने बारे में बताएं कि हमारा नेट क्वालिफाई नहीं होता था बिकॉज आई वॉज सुपर स्मार्ट कि अरे पेपर 1 तो हम कर ही लेंगे. बट समबडी टोल्ड मी कि नो, योर पेपर 1 आप फेल हो जाते होगे, इसीलिए आपका पेपर 2 चेक नहीं होता है. उस जमाने में अलग अलग होते थे. मैं इसीलिए सबसे ज्यादा आप लोगों को यह कहता हूं कि पेपर 1 में बहुत स्मार्ट रहिएगा आप, क्योंकि पेपर 1 ही वो पेपर है जहां पे आप JRF भी करते हो, आप नेट भी करते हो और आप क्वालिफाइंग जोन में कट ऑफ में पहुंचते हो. इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा. और ये इट इज अगेन गॉड्स ब्लेसिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट क्लासेस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर विद OSN Academy एंड विद द बेस्ट प्रोफेसर एंड विद द मिनिमम फीस. सो आज क्लास के बाद हमें आप लोग प्लीज व्हाट्सएप पे येस और नो कर देंगे, सो दैट आपकी एक लिस्ट पूरी तरीके से हम तैयार कर लें और उसको दिल्ली टाइमली हम भेज दें. 28 से हमारी क्लासेस पेपर 1 की शुरू हो जाएंगी. ओके स्टूडेंट्स. जतिन, गुड आफ्टरनून. जतिन, आपसे मैं ये फिर से कहना चाहूंगा कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं. यू मस्ट हैव लिमिटेड टाइम बिकॉज यू आर वर्किंग ऑल्सो. सो आपका बहुत कुछ छूट सकता है, क्योंकि जो हमारा स्टडी मटेरियल है दैट इज एक्चुअली प्राइसलेस. एंड एज आई हैव टोल्ड यू, अगर आप जून को टारगेट कर रहे हैं और आपको हमारा स्टडी मटेरियल पसंद है तो इसमें डिले नहीं करेंगे, क्योंकि पहुंचने में भी इसमें 1 हफ्ता लगेगा जतिन. एंड दिस विल एक्चुअली गिव यू दैट एज टू गेट इनटू दैट गेटवे ऑफ नेट, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइव क्लासेस की भी अपनी एक कंस्ट्रेंट्स होती है कि हम टाइम लिमिटेड होता है और हम उतना नहीं पढ़ा सकते जितना हमें पढ़ाना होता है ऑफलाइन में. इसीलिए चाहे ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं तो हर स्टूडेंट के पास, हमारे क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट के पास हमारा स्टडी मटेरियल पहले से होता है. जब वो ज्वाइन नहीं करता उससे पहले से वो लेके रखता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन आस्क हियर, और किसी भी प्रकार का डाउट हो. और हाँ, पेपर 1 जिसको नहीं करना है, सिंपल से हमें व्हाट्सएप में केवल नो कर दे बस. साउथ में बहुत सारी स्टूडेंट्स होंगी जिनको हिंदी नहीं समझ में आती होगी, उन्होंने हमको नो भी कह दिया है. बहुत सारे बच्चों ने यस कहा है, लेकिन बहुतों ने अभी नहीं किया है. तो वो प्लीज हमें यस कर देंगे. और जो मैंने आपको लिंक भी दिया था उसको शेयर किया था, कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें लिख दिया है. थैंक्स फॉर दैट.
और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी उस लिंक पे नहीं लिखा है, हम चाहते हैं कि वो भी लिख दें, सो दैट क्या हो रहा है कि बच्चे ये सोचते हैं कि जो ये यूट्यूब पे हम लेक्चर दे रहे हैं यही नेट है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं क्यों आपसे कह रहा हूं? बेचारे बच्चे ये भटक रहे हैं कि सर जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, हम लेक्चर दे रहे हैं, उसका पार्ट्स वही नेट है, मतलब वही क्लास है जो हमें पढ़ना है। आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड, मतलब आई वॉज टेकन अबैक व्हेन आई गॉट सो मेनी मैसेजेस एंड कॉल्स कि सर आई एम ओके सर, आई एम वेरी फाइन। देन आई टोल्ड देम दैट इट इज ओनली 1% ऑफ व्हाट आई एम टीचिंग इन द क्लास. Then also, what they are so from the rural backgrounds that they even don't understand this. और उनका no sir, I think it is helping me a lot and I will qualify with those lectures. अब आप समझे कि आपका जो मैसेजेस हैं, आपके जो लिखना है आपको, that is actually going to play a vital role in making them understand that is something which is just to aware students, कि अवेयरनेस आपके अंदर आ जाए कि ऐसी लाइव क्लासेस इंडिया में शुरू हुई हैं पहली बार नेट में। क्लियर? तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने अपने फीलिंग्स को बच्चों को हेल्प करने के लिए लिख देंगे। ओके फाइन। सो विलियम बटलर ईट्स कहां पैदा हुआ था? ही वॉज बॉर्न इन डबलिन इन 1865 एंड यस, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ जॉन बटलर ईट्स, हुज फैमिली, मतलब उसके फादर की फैमिली परहैप्स माइग्रेटेड टू आयरलैंड फ्रॉम यॉर्कशायर at the end of the 17th century. And यही J.B. Yeats जो इसके फादर हैं, he was a painter and was very much influenced by the pre-Raphaelites. He was also a great intellectual who preferred, basically he preferred something for himself even in the defiance of the orthodox opinions. And his mother was Susan Pollax Fawn. She was a country girl from Sligo. She never thought or spoke about herself. So unselfish she was. She was full of love for the countryside. She believed in fairies. She believed in ghosts and even the country rural life, the lores, the singings. And she was very happy and joyous in her native village than especially in the sophisticated urban cities. And W.B. Yeats was very much influenced by his father as well as his mother. So his interest in art, ideas and the pre-Raphaelitism, pre-Raphaelite से बना सकते हैं, pre-Raphaelitism was aroused by his father while her mother kindled and caressed his instincts. His father developed his intellect, his mother made him emotional. And जो स्लीगो है, SLIGO, उसकी जो मदर का गांव था, that village basically awakened in him feeling to create the dreamy poem The Lake Isle of Innisfree. अगर कल को कोई पूछे कि ये लेक आइल ऑफ इन्सफ्री, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ W. Yeats मानी जाती है, वो कहां से पैदा हुई? इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मदर्स विलेज स्लीगो। उस विलेज में रह करके, उस विलेज को देख करके उसके अंदर एक फीलिंग अवेकन हुई टू क्रिएट दिस ड्रीमी एंड अ ब्यूटीफुल एंड अ वेरी शॉर्ट पोएम द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री. ओके, Saman, good afternoon. I am sure, Saman, you would be more than happy with getting lectures sitting at home, because you actually needed the classroom classes. But I told you that you will be rather more happy. I'm sure you would be happy now. And yes, Saman, just to tell you that अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है, and you must have seen that my 11 girls have qualified the PhD entrances, and all these 11 girls are net qualified from OSN Academy. So it is a great achievement that all these 11 girls who are net now are also in the PhD entrance. They have qualified finally. So Saman, you have to do the same thing also. First net, then PhD. And yes, all my students who are listening me here, पहले net, then PhD. पहले net, then PhD. Just remember this thing. Otherwise, ये वाइसी वर्सा हो जाएगा और करियर बनता नहीं है फिर. अब हम W.B. Yeats के स्कूल लाइफ की बात करते हैं. हम जड़ से पकड़ते हैं चीजों को. किसी भी पोएट को किसी भी चीज में कमांड करना है तो बहुत बेसिक से शुरू करते हैं चाहिए. ठीक है. सो उसकी स्कूल लाइफ के बारे में हम आपको ये बताते हैं दैट Yeats
went to a school at a place known as Hammersmith, जहां की उसने पढ़ा तो लेकिन बहुत कम. He was a lanky person and rather ugly, and his fellow mates used to nickname him as a black Indian. Moreover, he was ridiculed as a queer sort of a boy. He became conscious of himself and avoided the company of the fellow boys. He did not take part in the school games even, and he made friendship with a healthy, robust boy who used to defend him. एक ऐसे बच्चे से उससे दोस्ती किया क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता था कि उससे दोस्ती करके अगर कोई भी उसको प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको डिफेंड करेगा. But though he was physically weak, he impressed upon that athlete that intellectually he was far superior to him. अपने को उसने बना के रखा कि अगर हम फिजिकली सुपीरियर तुमसे नहीं हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ, इंटेलेक्चुअली आई एम far superior to you. And he did not pay any attention to school studies even. It is just a coincidence that two great poets of the world, that is W.B. Yeats and Rabindranath Tagore, used to run away from the school. Yeats told later on that his precious time was wasted in school. And when Rabindranath Tagore used to go to school, he envied the girls who played with marbles and prayed God that in the next life he should be born as a girl. Its education was neglected. He was a very slow boy to learn. He was very bad at his spellings. But nothing could be done. फिर क्या हुआ कि 1876 में W. Yeats की फैमिली गई लंदन रहने के लिए. But Yeats spent his carefree life in Sligo, the same village, in a very holiday mood. His imagination was kindled by the stories of fairies, by the stories of ghosts, magic, and encouraged by his father, he began to write verses. In 1880, the family returned to Dublin, and Yeats met the Irish patriot John O'Leary. John O'Leary. John O'Leary. He became interested in the cause of Irish nationalism, and his imagination was kindled, started writing poems, expressing his love for Ireland. The family settled in London in 1887, and in the Rhymers Club, he came into contact with writers like Ernest Dowson, Ernest. अर्नेस्ट डाउसन से उसकी मुलाकात हुई और लाइनल जॉनसन से हुई. लाइनल जॉनसन and many others also. He also learnt a good deal from those decadent artists. He made friendship with a great name, Arthur Symons, and Yeats taught him the poetic process. And Symons, on the other hand, taught Yeats the technique of symbolism. The symbolist movement in literature came out in 1899. And in the same year, 1899, Yeats met and fall in love
fall in love with Maud Gonne. बस यही उसका जीवन खराब होना शुरू हो गया. This proved his life and his poetry. खराब in the sense कि वो मॉड गॉन के नॉन रेसिप्रोकेशन से वो तो WB एड्स बन गया, लेकिन जो उसने ट्रॉमा सहा, दैट वॉज बिकॉज ही हैड फॉलन इन लव विद मॉड गॉन. अगर शायद मॉड गॉन नहीं होती तो शायद आज हम लोग WB एड्स नहीं पढ़ रहे होते. एंड दिस एंटायर book of WB Yeats would have been subtracted from our literature life. So this proved his life and his poetry. Maud was the daughter of an English colonel and had become a revolutionary. She was tall, she was beautiful, she was majestic, she was queen-like. He realized that his literary aims and activities were not likely to impress Maud Gonne, who was a fiery revolutionary. So Yeats became deeply engaged during the 1897 and 1898 in a political movement. कि अपने intellectual poetry से हम उसका दिल नहीं जीत पाएंगे, हमें ये करना चाहिए. तो he started entering into the political movement, जिसके लिए उसका भी काफी रुझान था. And WB Yeats even joined the secret extremist revolutionary Irish Republican Brotherhood, sharing his growing interest in the occult but refused to marry him. लेकिन उस लड़की ने अंत तक ये नहीं माना कि हम उससे शादी करेंगे. So there was a lot of hope, but he was actually hoping against hopes. And ultimately क्या हुआ? Frustration and frustration. Maud Gonne का जो ambition था, it seemed to have been to become an Irish Joan of Arc, and Yeats provided her with less dangerous avenues of services. He therefore went about founding the National Literary Society, which would publicize the folklore, the legends, the mythologies of Ireland. Yeats also proposed to have a traveling theatre which might give performance of the patriotic plays, and along with others, he was to write the plays to be performed. He thought that the books of solid good should be selected for the library, others for the patriotic sentiments, and by his oratory, power of speech, he tried to estimate Maud Gonne and slowly came into close contact with Maud Gonne. It seemed as if Maud, the Helen of Yeats's heart, was being attracted enchantingly in the fold of the poet's mind, but things turned out differently. The literary movement came to be disastrous. But what is more important is that Yeats and Maud Gonne fell out. She went away to France and Yeats retired to Sligo. So this is what happened. Then सब कुछ सही चल रहा था और एकदम से एक सडन ब्लो हुआ. वो ब्लो क्या था? In February 1903, Maud Gonne had married a lout, Major John McBride. This was an ultimate shock Yeats could not bear. His heart was broken into parts. His soul was tormented. He was weeping with agony of pain. Yeats's heart or health broke down. At this difficult hour, ऐसे परेशानियों के समय में
एक लेडी थी जिनका नाम था ग्रेगरी. This lady Gregory gave him a lot of maternal affection and care, and she sent him out on an American tour. This was the first visit to America, and this brought a sea change in his life. After the return of America, W.B. Yeats was a totally changed man. बहुत इंपॉर्टेंट आदमी बन गया वो, उसका बिहेवियर चेंज हो गया. He might be humble within, but would put up a show of snobbery. जो उसके दिल में जो जख्म हुए थे, वो उसने अंदर ही कहीं दबा रखा था. And he now understood himself. He understood the strange behavior of Maud, and the torch of affection was in his heart now. And he was trying his best to make himself busy, to forget Maud, but he could not. He had loved this lady too intensely to forget. And in order to forget his sorrow, he once again sought relief in the arms of Dinah Vernon, again another lady. And he developed a sexual relationship with this lady. She tried to divorce her husband. Later on, Dinah and Yeats retired to a private cottage and had the sexual bliss, although he returned to Dinah, and there was a passionate interlude also with Florence. The obsession with Maud Gonne was still lasting. आपने एक पोएम पढ़ा होगा, शायद उसका नाम है द ईस्टर राइजिंग ऑफ 1916. This took Yeats by surprise. It seemed to him that a terrible beauty was born. Maud Gonne's husband was executed. Yeats went to France and proposed to Maud again. See the limit. But she refused him again, finally. And then he asked her permission to propose to her adopted daughter. Uska naam tha Iseult, I-S-E-U-L-T, whom he had written To a Young Beauty. एक पोएम का नाम था टू अ यंग ब्यूटी. अब वो कौन थी टू अ यंग ब्यूटी? मॉड गॉन की अपनी खुद की बेटी. And this proposal also was turned down. She also refused him. And disappointed, he married Georgie Hyde in October 1917, whom he had known for some few years. And with the help of his wife, Yeats wrote A Vision, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो उसका प्रोज वर्क है, A Vision, 1926, which was again revised, and he received the Nobel Prize in 1923. He became a world figure now. Okay, students. So, अभी तक जो हमने आपको लेक्चर दिया, was it good enough for you? आपको ऐसा लगा कि yes, now I will never forget W.B. Yeats, क्योंकि जब तक इस सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे, बीच बीच में से पढ़ेंगे या काम की चीज केवल पढ़ेंगे, तो कभी भी अडेप्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी, चाहे वो कोई भी पोएट हो, कोई भी ड्रामेटिस्ट हो, कोई भी ऑथर हो. तो ये मैं एक तरीके से आपको सिखा रहा हूं कि खुद से भी पढ़िए, तो इस तरह से पढ़िए और फिर मेन पॉइंट्स पे आइए जो भी उस ऑथर का रिकॉग्निशन पॉइंट है. ओके स्टूडेंट्स, any questions? I would ask again, I would ask you, I would request you rather that be interactive. लोग घबराते हैं इंटरैक्ट करने से. मैं खुद कह रहा हूं आपसे, बी इंटरैक्टिव, आस्क क्वेश्चंस, बी ऑन माय मैसेज, और हमें बताते रहिए. जतिन, ओके, यस, सी जतिन एंड अदर स्टूडेंट्स, it is always beneficial in life to hear lectures which are actually worth it. And I would again tell you that how it operated in my life. I was always a very regular student in my University of Allahabad. I was a front bencher. मैं सबसे आगे बैठता था. And I always used to ponder my professors here and there, and I always to listen to them very carefully. और आपको एक बहुत ताजुब की और बात बताऊं, I was so,
concerned with literature, so passionate with literature कि जब मैं MA previous में था तो I had friendship with MA final students. So I used to enter into my MA final class in spite I was junior, and I used to listen those lectures also, because professors don't used to recognize कि कौन junior है कौन senior, इतने बच्चे होते थे. And this is the reason that why today the entire country, through my system of offline, online study material, could get that level of experience and that level of operation. It is not a one-day exercise. So sunna, listening is always very important compared to your reading. आज आपने लेक्चर सुना, अब आप कभी नहीं भूलेंगे WB8 को, और खुद से आप 10 बार पढ़ जाइए और देखिए बार बार आप भूलेंगे. Jatin, I cannot answer this question here. You have asked a very beautiful question. It is actually a very beautiful question. I cannot even question this question in front of the camera, but because I am on air now and the entire country is listening to me right now, और ये आपका उसमें भी जाएगा. But you have asked a $1 million question. Hats off to you. So अब हमारे अदर स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे स्टूडेंट ने पूछा और सर बता नहीं पा रहे हैं. सो इट इज जस्ट अ क्वेश्चन मार्क. यू कैन अज्यूम कि कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया होगा, हम किस टॉपिक को पढ़ा रहे थे और क्या. ओके, सो एनीवेज, सो इट इज अ गुड क्वेश्चन. आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन हियर. आई कैन ओनली से नो कॉमेंट्स. सो सेलिंग टू बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम जो इसकी बहुत बेहतरीन एक पोएम है. एंड सी व्हाट हैपेंस इन सेलिंग टू बाइजेंटियम. ही वाज ग्रोइंग ओल्ड बट हिज वाइफ वाज स्टिल यंग. ही वांटेड टू बी अ यंग मैन once more, and for this purpose he underwent an operation 1934. For a time his youth revived, but the revived zest was temporary. He went somewhere in search of peace, where he met Purohit Swami. आपको पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? He sails to his Byzantium, not sailing to Byzantium. So in search of peace, he met Purohit Swami, and with him he pondered over the Upanishads. He helped the Swami to translate the Upanishads and the Patanjali's Yoga Sutra. And his wish was to plunge himself into impersonal poetry. He wanted to write a sort of European Gita. His last poem, The Black Tower, expressed the central theme of Gita. He thought that duty must be done, though there may be none to reward it. This was the thought of his last poem. He had written the European Gita and had done his duty. The crisis came on 28th of January 1939 at a place near in South France. And in other words, we may say that he sailed to his Byzantium. He was buried temporarily in the cemetery of Roque Brune, and his body was later brought to Drumcliff, as he himself wished in his epitaph. Cast a cold eye on life, on death, horsemen pass by. So this was the epitaph. Now we will go for the Fabina. Good evening. How are you, Fabina? I think you joined late, or you have just entered here in the class. Now we will talk about W.B. Yeats' development of his poetry as a poet. Students, when we are discussing such a great poet, W.B. Yeats, we have to consider the early as well as the later phase of his poetry. And we will find that there is a vast difference between the two, that is the earlier phase and the later phase.
Especially in the later phase, we will find a lot of difference, a sea change difference. But the early poems are also remarkable for their sweetness and the songs like ballad rhythm. There is a sweetness of there is a sweetness in his earlier poems, as जैसा कि आप देख सकते हैं, The Lake Isle of Innisfree. Very little of common life seems to be admitted. The vocabulary is related to that of the late Victorian Romanticism. The images of beauty, the images of strangeness, which he collected out of Spenser, out of Shelley, and others, were intended in some vague way to represent an imaginative world of values which would compensate him both for his lost religion and for the confused and prosaic nature of the everyday existence. There are poems on Indian subjects, India being chosen for his remoteness. इंडिया क्यों चूज की जाती है? अपने रिमोटनेस के लिए और अपने रोमांटिक सजेशंस के लिए. And if we talk about his later poetry, it cultivates a more subtler, more varied, and more dramatically balanced cadences. The metaphors are fresher. The imaginative structure is more spontaneous. And his later poetry is elevated without any pomposity and intense without any violence. It is in his later poetry that he works out his best verses, and it is because of the vast difference between the early and the later poetry of Yeats that some critics find that he developed suddenly, and then you will find some abrupt ruptures in his poetry too. In the passage of time, they have invented the theory of Yeats. On the other hand, there are extremists who, in defending Yeats of the above claim that for the whole of life, Yeats had been writing only one poem. And if we talk about Yeats's journey as a poet, उसकी जो पहली लॉन्ग पोएम थी, उसका क्या नाम था? द वॉन्डरिंग ऑफ ओएसिन. द वॉन्डरिंग ऑफ ओएसिन, OISIN. And this poem, The Wandering of Oisin, is rounded on various translations of the Gaelic legends. Gaelic, Gaelic. Clear? One of his best poems considered is The Countess Kathleen. And The Countess Kathleen is a poem which deals with Ireland, England, and it is a story of a high-minded lady who sold her soul to the devil rather than let her countrymen starve. It is the poet's conception of Maud Gonne's beauty and the nobility of soul. Countess Kathleen is a symbol whereby to capture the haunting beauty of body and soul of the lady he loved.
Someone came to meet me actually. A prayer for my daughter was written in February, somewhere February, March, April, May of 1919. लेकिन कब? जब WB Yeats की बेटी पैदा हुई थी. Soon after the birth of Yeats's daughter. And the poem, A Prayer for My Daughter, appeared in, ये सब नेट एंगल है, एक कलेक्शन है WB Yeats का, उसका नाम है, मेरे स्टडी मटेरियल में आपको मिलेगा, माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर. माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, इट इज अ 1921 कलेक्शन. उसमें आपको ये मिलेगी, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर. दिस पोएम रन्स इन 10 स्टैंजाज एंड ईच स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन्स. तो करीब हो गई 80 लाइन. And the poet asks that the horn of plenty, the bestower of gifts, may give her, her means उसकी खुद की बेटी, beauty, उसको खूबसूरत बनाए, but not beauty to an excessive degree for women. क्यों? क्योंकि वो एक्सेसिव डिग्री ऑफ ब्यूटी से झेल चुका है. सो ही प्रेज दैट माई डॉटर शुड बी ब्यूटिफुल बट नॉट ब्यूटिफुल टू द डिग्री फॉर विमेन सो गिफ्टेड ऑफन दैट दे हैव लोनली लाइव्स. अगर कोई स्त्री, कोई महिला बहुत खूबसूरत है तो WB Yeats का ऐसा मानना है कि वो अपनी जिंदगी में सिर्फ अकेली ही रहेगी और वो अपने हस्बैंड को फूलिशली ही पसंद करेगी, जैसा कि मॉडगॉन ने किया. और उसका एक अपना और मानना है, जो कि इस पे कोई कमेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि लिटरेचर बहुत पढ़ा है और 25 वर्षों के अंग्रेजी साहित्य में हजारों ऐसी विमेन को हम लोगों ने पढ़ा है जो WB Yeats ने बड़े गंभीरता के बाद और बहुत सफर करने के बाद लिखा है. जैसा कि आप कीट्स की, फेनी ब्राउन के भी साथ देख सकते हैं और इनन्यूमरेबल अदर पोएट्स के साथ देख सकते हैं कि जहां पे रेसिप्रोकेशन ऑफ लव था या नहीं था. एंड दोज वुमेन हु हैव बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल, दे आर एक्चुअली जनरली वेरी क्रूएल. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इतिहास गवाह है, ये इतिहास कह रहा है, कागज के पन्ने कह रहे हैं और सब कुछ आपके सामने है. तो WB Yeats ने भी लिख के गया है कि दीज ब्यूटीफुल विमेन आर जनरली वेरी क्रूएल. सो हे भगवान, हमारी बेटी को सुंदर बनाइएगा, लेकिन इतनी सुंदर मत बनाइएगा कि वो अपने हस्बैंड को फूलिशली पसंद करे और अपनी जिंदगी अकेले बिताए. और चूंकि खूबसूरत महिलाएं बहुत क्रूएल होती हैं, इसलिए हमारी बेटी को ऐसा गिफ्ट मत दीजिएगा. सो ही डज नॉट देयरफॉर वांट मच to the beauty to his daughter. And apart from this, he asks for her a fixed abode and happy thoughts. Then the poet looks into himself and feels that he has developed too much of hatred for women lot. In a good mind, hatred must not be. And so he prays that his daughter should have as little hatred as possible. और ये बात फैक्ट है स्टूडेंट्स कि अगर आपके दिल में हेट्रेड है किसी के भी प्रति, तो वो आपको खत्म कर रहा है. आपके दुश्मन को या आप जिससे नफरत करते हैं वो उसको नहीं परेशान कर रहा है, वो आपको ही कहीं अंदर अंदर जहर की तरह पॉइजनस करके आपकी बॉडी को पिघला रहा है. इसलिए ये मत कभी समझिएगा कि जेलसी से आपको फायदा है, हेट्रेड से आपको फायदा है. आपका खुद का नुकसान है और वो इतना बड़ा नुकसान है कि शायद उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसीलिए आज के समाज में
हर आदमी बीमार क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि हम लोगों ने नफरत बहुत पाल रखी है अपने बॉडी के चारों तरफ. सो दैट नफरत, दैट ईगो, दैट हेट्रेड which is producing the negative energy all the time is reflecting into your body, mind and soul, which is not giving you that energy of positivity. And the worst type of hatred, according to WB Yeats, is intellectual hatred, which Maud Gonne had. Which Maud Gonne had. हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं तो इंटेलेक्ट पे या इंटेलेक्चुअलिटी पे कभी गुमान नहीं करना है. जितना फल बड़ा होता है, जितना पेड़ भारी होता है, देखिए सेब और लटक जाते हैं. So the more you are intellectual, the more you are upgraded, the more you have to be very sensitive, very polite, very humble, but that also in the true sense. दिखाने के लिए नहीं, you have not to be a posier. So WB Yeats prefers his daughter to be free from fanaticism of the intellect. अब बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से मिलिएगा तो उनके अंदर एक फैनेटिज्म आ जाती है, अरे हमसे बड़ा कोई नहीं. And they don't love to talk to other people. They just keep a distance with others. Only then she can be radically innocent. She can be self-delighting. She can be self-appeasing. And she can be ever happy. अगर हम इस छोटे में कहें तो his daughter must be generous. She must be good-humored. She should be incapable of hatred. And she should avoid intellectual and political involvement. At last, Yeats may marry her into a family, to a very good bridegroom, who will take her to a well-appointed home, where life is aristocratically ceremonious. Neither arrogance nor hatred should be seen in the house. For only in the atmosphere of custom and ceremony can innocence and real beauty be born. ये बहुत बड़ी लाइन मैंने आपसे बच्चों बताई है कि neither arrogance nor hatred should be seen in that house. For only in that atmosphere of custom and ceremony can innocence and real beauty be born. अगर आपके घर में कस्टम है, सेरेमनी है, इनोसेंस है, शांति है, सुख है, वहीं इनोसेंस पैदा होगा, वहीं रियल ब्यूटी पैदा होगी. Clear? Yeats did not believe in that sort of moralism, but from the very depth of his heart, he has fashioned the ideal of a happy aristocratic life and would like his daughter to have it too. He is a leisurely, well-fashioned, well-reasoned ideal based not only on mythology and history, but also on his own experience of men and women. Clear? So, this is actually a beautiful poem which gives you a lot of support to understand through WB Yeats poetry कि कितनी बड़ी बात उसने कितने कम शब्दों में कह दिया है और इसको हमेशा फॉलो करना चाहिए. Just give me one minute, I'm coming back with the next and the last poem. Anything would you like to ask here? Keep messaging me. हमारा मन लगा रहता है आपके मैसेज को देख के, अदरवाइज हमें बोरियत हो जाएगी.
Keep messaging me. So it should always be a dialogue. It should not be a monologue. सेलिंग टू बाइजेंटियम ये क्या पोएम है, इसका थोड़ा सा हम शॉर्ट में आपको बताएंगे, जिससे कि आपको ये अच्छे से इसकी समरी समझ में आ जाए, बाकी फिर आप उसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो सेलिंग टू बाइजेंटियम is actually a meditation on timeless existence or eternity. And in this poem, an old man faces the problem of old age. He faces the problem of death. He faces the problem of regeneration and gives his decision. Old age actually excludes a man from the sensual joys of youth, and the world appears to belong completely to the young. It is no place for the old. And indeed, an old man is scarcely a man at all. He is an empty artifice, an effigy merely of a man. He is a tattered coat upon a stick. This would be very bad, except that the young also are excluded from something, wrapped in their sensuality. They are actually ignorant utterly of the world of the spirit. So if old age frees a man from sensual passion, he may rejoice in the liberation of the soul. He is admitted into the realm of the spirit, and his rejoicing will increasingly according as he realizes the magnificence of the soul. But the soul can best learn its own great works of art. Hence, he turned to those great works, and but in turning to them, he finds that these are by no more effigies. These are no monuments, but things which have souls also. So, we can say that the whole thing turns on the old man's realization, now that he is in the presence of the image of Byzantium, that these images have souls. There are consequently two major divisions which divide the poem precisely in the half. The first two stanzas presenting art as inanimate, and the second two as animate. Clear? And that is the case which can be seen from such signs as that in the first half of the poem, they are twice called monuments. They are merely objects of contemplation. They may be neglected, they may be studied, they may be visited, not visited, etc. And within these two halves of the poem, further divisions may be found coincident with the stanzaic divisions. Okay, students. So now Jatin has written a very a good sentence on my message. I'll just speak out this sentence. All of you students listen. He has written, felt AIDS in you, sir, explained really well. इसका हिंदी में मतलब हुआ कि सर मुझे ऐसा लगा कि आपके अंदर ईड्स बैठा हुआ है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. सो हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे
कि यही तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि किसी भी ऑथर को पढ़ने के लिए उसके नब्ज को पकड़िए, नब्ज को, ये इसको नब्ज पकड़ते हैं जिसको डॉक्टर डायग्नोस करता है एक जमाने पहले। जब आप नब्ज से पढ़ाई करेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। केवल पढ़ने से पढ़ाई नहीं होती, केवल पढ़ के नो। सपोज इफ यू आर रीडिंग कीट्स, you have to become Keats. You are reading Wordsworth, follow nature. You are following Spencer, become sensuous. You are reading Chaucer, become like him. And the only one thing which I would say for this sentence is that there is no shortcut to success. इस लाइन में सब कुछ प्रेसिपिटेटेड है। 1000 सेंटेंस का एक लाइन है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और जितना ही आप फेल होंगे, दैट विल बी गिविंग यू द बेटर रिजल्ट्स द नेक्स्ट डे। कभी फेलियर से मत डरिए। फेलियर मीन्स गॉड इज नॉट सपोर्टिंग यू, मीन्स यू आर नॉट, ही इज नॉट कंसिडरिंग यू वर्थ फॉर दैट सर्टिफिकेट। So make yourself worth for that certificate. God himself will give you that certificate. ये मत कहिए कि मेरी किस्मत नहीं थी और हम नहीं कर पाए। किस्मत हाथ की लकीरों से बनाते हैं, हम अपने कर्मास से बनाते हैं। जब हम अपने कर्मास से अपनी चीजें बनाते हैं तो खुद ब खुद डेस्टिनी हमारी लिख जाती है। सो कभी भी ऊपर वाले पे दोष मत दीजिए, अपने पे देखिए, खुद को देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। हाउ मच टाइम, हाउ मच dedication I am giving to my studies, how much passionate I am, how much fire is in my heart, what I have to do, what is my priority in life, what I have to become. Every answer will come to you. रात में मेडिटेशन करिए सोचने के समय। थिंक अबाउट योरसेल्फ फॉर द होल डे, हमने 5 मिनट क्या किया। रात में सोते समय ये बल सोचिए कि हमने पूरे दिन में क्या किया। आपको खुद इसका आंसर मिल जाएगा। अरे हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो टीवी देखा, हमने पिक्चर देखा, मूवी खाया, बर्गर खाया, पिज्जा खाया, सो गए। एंड यू आर टारगेटिंग नेट, यू आर टारगेटिंग IAS, एंड यू आर वाइलिंग योर 24 आवर्स। हमारे केवल लेक्चर सुन लेने से यू कैन नॉट से इन योर फैमिली दैट आई एम स्टडीइंग। नो, नेवर। ऐसी गलती भी मत करिएगा। ओके जतिन एंड ऑल माय स्टूडेंट्स, यहां पे हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे बिफोर लीविंग, कि वैसे तो हमने क्लास कल तक सोचा था, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि अब होली आ गई है और हमारा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ही इज ट्राइंग टू लीव टुमारो आफ्टरनून, तो वी शुड नाउ कम नेक्स्ट। और बाय दिस टाइम हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि जो आपके लेक्चर्स पीछे छूटे हुए हैं इन द वीडियो गैलरी, एंड बहुत सारे आपके होमवर्क, हमारा स्टडी मटेरियल इज पाइल्ड अप विद यू, जस्ट बी कंसर्न्ड विद व्हाटएवर आई हैव कंप्लीटेड, एंड इन दिस ब्लॉक हॉलिडे एंजॉय योर फेस्टिवल विद योर स्टडीज। एंड टुमारो द क्लास इज नॉट पॉसिबल बिकॉज माई टेक्निकल डिपार्टमेंट इज लीविंग फॉर देयर सिटीज, और बिना उनके सपोर्ट के आई नो नथिंग, आई ओनली नो माई सिस्टम। सो हम टेक्निकल सिस्टम को चला ही नहीं सकते, उनके बिना ये लाइव क्लासेस हो नहीं पाती हैं। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू मीट अगेन ऑन मंडे, दैट इज 25th of March, और उस दिन हम लोग शायद पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न एज, वहीं पे सब ये फिनिश हो जाएगा, या ब्लैक लिटरेचर, वॉट एवर आई विल प्लान। क्लियर? एनी डाउट स्टूडेंट्स? 2 काम मैंने आपको कहा है होमवर्क के लिए। पहला काम, लिंक पे जरूर अपनी फीलिंग को शेयर करिए। दूसरा काम, पेपर 1 के लिए यस नो तुरंत करिएगा मुझे आज। क्लियर? एंड यस, ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी होली। आप लोग के परिवारों में आप सबको, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके हस्बैंड्स को, आपके सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। अच्छे से होली खेलिएगा, मिलजुल के होली खेलिएगा, परिवार में प्यार बढ़ाइएगा, और सारी निराशाओं को, सारी नेगेटिविटी को, सारी ईगो को, सारी नफरतों को खत्म करके एक नया सवेरा लाइएगा 25 तारीख से, और कहिएगा
Yes, sir, after Holi, I'm feeling a lot more energetic, and yes, I would follow your guidelines. मेरे भी अपने रोल मॉडल थे, हमने उनको फॉलो किया, और आज वो हमारे जो गुरु हैं उनका नाम है डॉक्टर अनिंदा चैटर्जी. ही इज अ बिग नेम in the field of English literature, and today he is proud of me that he taught hundreds of students, and my student taught more than 10,000 students. So हम चाहते हैं कि आप भी उस परंपरा को बनाए रखें और आगे चल करके बहुत विद्या को हमारे हिंदुस्तान में आगे बढ़ाएं. With that note, I would again say wish you a very happy Holi and God bless you. Meet you on Monday. और कोई भी बात है, कोई भी मैसेज है, हमें आप व्हाट्सएप में करते रहेंगे. आई एम ऑलवेज इन टच विद यू. थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू स्टडी. बाय.